हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है अनीमिया। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। देखिए दोस्तों, अगर हम अनीमिया से बात करें तो अनीमिया का मतलब बेसिकली क्या होता है, जो हमारा ब्लड है उसमें मोस्ट स्पेसिफिकली आरबीसी का अमाउंट कम हो जाना। दोस्तों, आरबीसी बेसिकली क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और जिसका बेसिकली काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना हमारी बॉडी में। अगर आरबीसी का अमाउंट हमारी बॉडी में कम हो जाता है, हमारे ब्लड में कम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम अनीमिया कंडीशन कहते हैं। ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकती है, बिकॉज आप अपनी बॉडी में एक ऐसे सेल्स को कम कर रहे हो जो ऑक्सीजन कैरी कर रहे हो, और हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम आरबीसी का ही होता है। तो आज इसी अनीमिया के बारे में हम देखने वाले हैं। क्योंकि अनीमिया बहुत सारे टाइप्स के होते हैं दोस्तों, बिकॉज अलग अलग डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया हो सकता है। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो आता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसी कंडीशन जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है। पर सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि हमें आयरन चाहिए ही क्यों? आरबीसी में आयरन का क्या काम है? तो देखो दोस्तों, अगर हम आरबीसी को देखें यानी कि एरिथ्रोसाइट्स को देखें, तो आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जो बेसिकली ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये जो हीमोग्लोबिन है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक पार्ट होता है हीम का पार्ट और एक पार्ट होता है ग्लोबिन पार्ट। ग्लोबिन जो होता है दोस्तों, वो यहाँ पर प्रोटीन वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है उसके पास प्रेजेंट होते हैं आयरन, इसके पास आयरन प्रेजेंट होते हैं। हर ग्लोबिन चेन के पास एक एक आयरन प्रेजेंट होता है, तो टोटल 4 आयरन एक हीमोग्लोबिन के पास है। और ये जो आयरन है इसी के साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है और इसी की वजह से ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह कैरी हो पाता है। तो अगर आयरन की डेफिशिएंसी हुई तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी। हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली बात है आरबीसी की डेफिशिएंसी होगी, बिकॉज आयरन नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम होगा, आरबीसी नहीं बनेंगे, हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन आएगी, यानी कि आपकी बॉडी को कम ऑक्सीजन मिल पाएगा। तो इतनी बात हमें यहाँ पर समझ में आ गई। तो हीमोग्लोबिन में आयरन की बहुत जरूरत है और आरबीसी को आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आयरन कम होता है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आप में ब्लड लॉस हो सकता है, पुअर डाइट हो सकती है, आपकी स्किन जो है वो पेल हो सकती है, बिकॉज हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो रहा है। हीमोग्लोबिन हमारी जो ब्लड है उसको रेडिश कलर देता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, बिकॉज हाइपोक्सिया की कंडीशन आ चुकी है, ऑक्सीजन जो है अच्छे से पहुंच नहीं रहा है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों जो आरबीसी होता है वो माइक्रोसाइटिक आरबीसी होता है और हाइपोक्रोमिक आरबीसी बन जाता है, क्योंकि लिए आरबीसी जो है उसके पास हीमोग्लोबिन नहीं है तो वो रेड जो है वो कम हो जाएगा और उसी के साथ साथ उसका साइज जो है वो स्मॉलर हो जाएगा। ये नॉर्मल आरबीसी है और ये आयरन डेफिशिएंसी वाला आरबीसी है। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया क्या होता है। दूसरा अनीमिया दोस्तों है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया नाम से ही आपको पता चल रहा है कुछ तो बड़ी सी चीज प्रेजेंट है इस कंडीशन में। सो दोस्तों, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में क्या होता है, बेसिकली आपका जो आरबीसी का साइज है वो एबनॉर्मली लार्ज हो जाता है, आरबीसी एबनॉर्मली बड़ा हो जाता है। ये होता इसलिए है क्योंकि लिए आपके ब्लड में इमेच्योर आरबीसी बहुत आने लगता है। मेच्योर आरबीसी नहीं, इमेच्योर आरबीसी, जिन्हें हम बोलते हैं मेगैलोब्लास्ट। तो मेगैलोब्लास्ट आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जो इमेच्योर आरबीसी है इनका अमाउंट आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, और ये जो इमेच्योर आरबीसी है उनसे जो मेच्योर आरबीसी बनने चाहिए थे उनका नंबर कम हो जाता है। अब ये सब होता किस वजह से, ये सब होता है इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस की वजह से। कहने का मतलब है कि जो डीएनए की सिंथेसिस है वो आरबीसी में ठीक से हो नहीं पा रही है, यानी कि ऐसे सेल्स में ठीक से हो नहीं पा रही है जो आरबीसी बनाने वाले हैं। तो अब ऐसा क्यों होता है, क्यों डीएनए की सिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पा रही, क्यों ये जो मेगैलोब्लास्ट है वो मैच्योर आरबीसी नहीं बना पा रहे, क्यों आरबीसी एबनॉर्मली लार्ज साइज के हो गए? इसका रीजन है दो। सबसे पहला तो यहाँ पर है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाना या फिर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाना। दोनों ही विटामिन है, या तो विटामिन B12 या फिर विटामिन B9 जिसे हम फॉलिक एसिड कहते हैं। इन दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से ये हो सकता है दोस्तों। आओ हम समझते हैं कैसे होता है। सबसे पहले अगर हम देखें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, इसको पर्नीशियस अनीमिया भी कहते हैं। अब सबसे पहली बात यही आ गई कि B12 जो है वो चाहिए क्यों। सबसे पहला हम यही बात करते हैं कि भाई आरबीसी को B12 क्यों चाहिए, B12 विटामिन क्यों चाहिए होता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना, जो भी हमारा डीएनए होता है उसमें लगता है प्यूरिन और पिरामिडीन नाम के
न्यूक्लिक एसिड्स में ये दो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये चाहिए होते हैं, इनको हम बेसिकली बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो प्यूरिन और पिरामिडीन हमें चाहिए, और प्यूरिन और पिरामिडीन की सिंथेसिस के लिए हमें फॉलेट चाहिए एक्टिव फॉर्म में। फॉलेट मतलब वही फॉलिक एसिड हमें एक्टिव फॉर्म में चाहिए, इनसे इनकी सिंथेसिस होती है। इस चीज को हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब इसको अगर आपको एक्टिव फॉर्म में बनाना है, फॉलिक एसिड को अगर आपको एक्टिव फॉर्म में बनाना है, तो उसके लिए आपको B12 चाहिए। आपको यहाँ पर B12 चाहिए, ताकि B12 को आप यूज करके जो फॉलिक एसिड है उसे आप एक्टिव फॉर्म में ला सको, उसे आप एक्टिव फॉर्म में रीजनरेट कर सको। और जब ये एक्टिव फॉर्म में आएगा तब ये प्यूरिन पिरामिडीन बनाएगा और फिर उससे डीएनए की सिंथेसिस होगी। अब अगर यहाँ पर दोस्तों B12 का अमाउंट हो जाता है रिड्यूस, तो उस कंडीशन में एक्टिव फॉलिक एसिड नहीं बनेगा। एक्टिव फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो यहाँ पर प्यूरिन पिरामिडीन नहीं बन पाएंगे, डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, और डेफिनेटली सी बात है कि जो मैच्योर आरबीसी है वो प्रेजेंट नहीं होगा। इस कंडीशन में लार्ज और एबनॉर्मल शेप्ड आरबीसी होगा। B12 की डेफिशिएंसी एक तो इस रीजन की वजह से हो सकती है कि भाई आप जो है B12 को ही कम कंज्यूम कर रहे हो, जैसे कि वेजिटेरियन लोगों में बेसिकली देखा जाता है, वेगन लोगों में स्पेशली ये चीज देखी जाती है। दूसरा यहाँ पर रीजन होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। कहने का मतलब है दोस्तों, आपके स्टमक में एक इंट्रिंसिक फैक्टर नाम का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये स्टमक इसलिए रिलीज करता है ताकि B12 का एब्जॉर्प्शन कर सके। कहने का मतलब दोस्तों क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर B12 को कंज्यूम किया, अब ये जो B12 है वो आपके स्टमक में जाएगा, स्टमक से ये पास होगा इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में यहाँ पर B12 को एब्जॉर्ब किया जाएगा। लेकिन ये B12 डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, इसको चाहिए एक इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि बेसिकली स्टमक रिलीज करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर इस B12 के साथ बाइंड करेगा और इस B12 को एब्जॉर्ब करवाने में मदद करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर का अमाउंट कम है तो इस कंडीशन में भी ये अनीमिया हो सकता है। तो या तो आप विटामिन B12 कम रह रहे हो या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर का अमाउंट कम है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम B12 को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। आपके स्टमक में दोस्तों पेराइटल सेल्स होते हैं जिनका बेसिकली काम होता है इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करना। तो इन सभी केसेस में आपके पास यहाँ पर प्रिनेशियस अनीमिया या फिर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया जैसी कंडीशन हो सकती है। दूसरा होता है फॉलिक एसिड यानी कि फॉलेट की डेफिशिएंसी की वजह से, कि जो फॉलिक एसिड है विटामिन B9 है उसी की डेफिशिएंसी आ गई। सेम फॉलिक एसिड हमें एक्टिव फॉर्म में चाहिए लेकिन इसी की डेफिशिएंसी आ चुकी है। कंडीशन सारी वही होगी जो हमने पिछले कंडीशन में देखा। यहाँ पर फॉलिक एसिड हो सकता है आप अपने डाइट में कम ले रहे हो, जिसकी वजह से अब नॉर्मली लार्ज आरबीसी के प्रिकॉर्सर्स जो है वो मौजूद है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये होता है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। दोस्तों आगे अगर हम यहाँ पर चलें तो थर्ड आता है एप्लास्टिक अनीमिया। एप्लास्टिक अनीमिया का दोस्तों बेसिकली मतलब यहाँ पर क्या होता है, इस कंडीशन में आपकी जो बोन मैरो है वो ठीक से आरबीसी को नहीं प्रोड्यूस कर पा रही। कहने का मतलब यहाँ पर है कि हमारे पास इस तरीके से दोस्तों बोन मैरो होती है। बोन मैरो में यहाँ पर बेसिकली जो ब्लड सेल्स है उनकी सिंथेसिस होती है इंक्लूडिंग आरबीसी, यहीं पे इनकी सिंथेसिस होती है। यहाँ पर सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स, जिनका काम होता है आरबीसी की सिंथेसिस करना। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आरबीसी की सिंथेसिस करना। अब किसी केस में अगर ये बोन मैरो जो है वही डैमेज हो जाती है, जो बोन के अंदर बोन मैरो है वही डैमेज हो गई किसी हाई रेडिएशन की वजह से, कीमोथेरेपी की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से आपके बोन मैरो के जो हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं यही डैमेज हो गए, कोई इंसेक्टिसाइडल की वजह से, बेंजीन की वजह से, गैसोलिन की वजह से बोन मैरो जो है वो डैमेज हो चुकी है। तो इस कंडीशन में आपके पास बोन मैरो ही नहीं है, बोन मैरो में होम्योटिक स्टेम सेल्स ही नहीं है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स ही अगर आपके पास नहीं होंगे तो उसकी जगह आ जाएंगे फैट फिल्ड सेल्स, क्योंकि बोन में कुछ ना कुछ तो होएगा, तो उसकी जगह हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स की जगह क्या आ जाएंगे, फैट फिल्ड सेल्स आ जाएंगे। अब ये जो सेल्स है ये तो आरबीसी बना नहीं पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो आरबीसी का अमाउंट आपकी बॉडी में कम हो जाएगा। तो ये होता है एप्लास्टिक अनीमिया। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ अगर हम चले तो वो होता है हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइटिक अनीमिया नाम को ही तोड़ के देखो, हीमोलाइटिक मतलब कुछ तो लाइसिस हो रहा है, मतलब कुछ तो टूट रहा है, उससे रिलेटेड है हीमोलाइटिक अनीमिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके आरबीसी जो हैं वो यहाँ पर ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन में आपके आरबीसी का हीमोलाइसिस होने लग जाएगा, डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे। नॉर्मली आरबीसी की जो जीवन होता है वो 120 दिनों का होता है, तो इसकी जो लाइफ स्पैन है वो रिड्यूस हो चुकी है, 120 दिन से कम हो चुकी है। अब ये किस रीजन की वजह से हो सकती है, बहुत सारे रीजन है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया,
यहाँ पर इसके अलावा हीमोफिलिया, बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है, बहुत सारी इम्यून ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें ये कंडीशंस हो सकती है। फाइनली हो क्या रहा है, आरबीसी बन रहा है लेकिन वो ज्यादा लंबे टाइम समय तक सर्वाइव नहीं कर पा रहा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहली कंडीशन है दोस्तों थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, मतलब वो पेरेंट से बच्चों में आ सकता है। इस कंडीशन में आपके पास जो हीमोग्लोबिन है वो एबनॉर्मल हो चुका है। मैंने आपको कहा था कि आरबीसी होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, वो यहाँ पर एबनॉर्मल हो चुका है। आपका जो आरबीसी है दोस्तों वो एबनॉर्मल हो चुका है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आरबीसी के हीमोग्लोबिन के एबनॉर्मल होने की वजह से आरबीसी का बहुत जल्दी डिस्ट्रक्शन होने लगेगा और अनीमिया जैसी कंडीशंस आ सकती है। अब थैलेसीमिया दो तरीके का होता है। थैलेसीमिया बेसिकली विल बी ऑफ टू टाइप। जो हमारा हीमोग्लोबिन है दोस्तों, उसके बेसिस पे थैलेसीमिया दो तरीके का होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन दो तरीके के ग्लोबिन से बना होता है। दो होती है अल्फा ग्लोबिन और दो होती है बीटा ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है वो बेसिकली प्रोटीन वाला पार्ट होता है। तो इसमें जो ग्लोबिन वाला हिस्सा है वो दो तरीके की चेन से बना होता है, एक होता है अल्फा चेन और एक होता है बीटा चेन। अगर अल्फा चेन में म्यूटेशन आई है तो उसको बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया, और अगर बीटा चेन में आई है तो उसे हम बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया। इस कंडीशन में या तो ये चेन्स ठीक से बन नहीं रही हैं, अगर बन रही हैं तो उनका प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, और ये जो कंडीशन है ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होती है। ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन का मतलब है कि अगर हमारे दोनों क्रोमोसोम्स म्यूटेटेड हैं तो उसी कंडीशन में हमें ये डिजीज होगी। कहने का मतलब है हम सभी के पास किसी भी क्रोमोसोम की दो कॉपीज होती है, तो यहाँ पर अगर दोनों के दोनों कॉपीज म्यूटेटेड है तभी उस कंडीशन में हमें ये डिजीज होगी। अब इस कंडीशन में आप देख सकते हो ये नॉर्मल आरबीसी है और ये थैलेसीमिया वाले आरबीसी हैं। कंडीशन कैसी होती है, आइए हम सबसे पहले समझते हैं। अल्फा थैलेसीमिया में दोस्तों क्या होगा, जो हमारा 16th क्रोमोसोम है उसके पास दो जीन्स होते हैं, HbA1 जीन और HbA2 जीन। ये दो जीन्स है दोस्तों। ये जो दो जीन्स होते हैं दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन जीन। इनकी सिंथेसिस ये करते हैं। अब हमारे पास हर क्रोमोसोम की दो कॉपी होती है, एक हमें हमारे पापा से मिलती है, एक हमें हमारी मम्मी से मिलती है। तो यहाँ पर इसके पास एक जीन है HbA2 का एक हिस्सा है और इसके पास एक हिस्सा है HbA1 का। सिमिलरली यहाँ पर भी HbA2 का एक हिस्सा है और यहाँ पर एक HbA1 का हिस्सा है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर क्या हो गए, टोटल हमारे पास 4 जीन्स यहाँ पर मौजूद हैं। दो हमें हमारे पापा से मिल रहे हैं, दो हमें हमारी मम्मी से मिल रहे हैं। ये सब यहाँ पर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अल्फा चेन ग्लोबुलिन चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इन चारों में से अगर सिर्फ एक जीन म्यूटेट हुआ तो वो साइलेंट कैरियर होगा, उसे एज सच कोई सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, नॉर्मली वो लाइफ बिता सकता है। अगर कोई दो जीन्स म्यूटेट हो गए तो इसमें माइल्ड अनीमिया आ सकता है, बिकॉज इस कंडीशन में दो जीन्स अभी भी वर्क कर रहे हैं और वो अल्फा चेन बना सकेंगे। अगर तीन जीन्स वर्क नहीं कर रहे तो इसमें सिवियर एनीमिया होगा, और अगर चारों के चारों जीन्स वर्क नहीं कर रहे यानी कि अल्फा चेन बन ही नहीं सकती है तो ये कंडीशन लीथल है, बच्चे की डेथ हो जाएगी, वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया जो है उसके जीन्स होते हैं 11th क्रोमोसोम में और इसके जीन को हम बोलते हैं HBB जीन, हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबुलिन जीन। इसमें एक जीन हमें हमारे पापा से मिलता है और एक सेम हमारी मम्मी से मिलता है। अब इस कंडीशन में अगर दोस्तों सिर्फ एक जीन म्यूटेट होता है तो उस कंडीशन में आपको इतना कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन दोनों के दोनों अगर म्यूटेट हो जाते हैं तो इस कंडीशन में आपको सिवियर अनीमिया आ सकता है। मैंने वही वाली बात बताई ना आपको कि ये जो कंडीशन है ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो अगर कोई एक म्यूटेट भी हो गया तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, वो एज अ कैरियर की तरह वर्क करेगा अगर एक क्रोमोसोम में जीन म्यूटेट भी हो गया तो। लेकिन दोनों के दोनों क्रोमोसोम में अगर म्यूटेट हो जाता है तो उस कंडीशन में जो पर्सन है उसको थैलेसीमिया जैसी कंडीशन आएगी। तो यही चीज यहाँ पर बीटा थैलेसीमिया में देखी जा रही है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर चले दोस्तों तो नेक्स्ट कंडीशन कौन सी आती है, नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर आती है हीमोफिलिया की। हीमोफिलिया जो है वो भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि इस कंडीशन में एक्स क्रोमोसोम जो है उसमें म्यूटेशन होती है।
फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए फीमेल्स के दोनों एक्स क्रोमोसोम जब म्यूटेट होंगे तब उन्हें डिजीज होती है, और मेल्स के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, तो उनका अगर एक एक्स क्रोमोसोम भी म्यूटेट हो जाए तो उन्हें डिजीज हो जाती है। हीमोफिलिया टोटल 3 तरीके का होता है, हीमोफिलिया ए, बी और सी। अब अगर हम यहाँ पर देखें हीमोफिलिया की कंडीशन में होता क्या है दोस्तों, जो हमारा ब्लड है उसमें क्लॉट होता है। कभी भी अगर आप कहीं पे भी कट लगाओगे तो वहां पर आप देखोगे क्लॉट बन जाता है कुछ टाइम के बाद। अब हीमोफिलिया की कंडीशन में आपका जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं बना पाता, डज नॉट एबल टू फॉर्म अ क्लॉट। जब हम क्लॉट बनाते हैं तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक के बाद एक बहुत सारे फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं और फिर क्लॉट बनता है। अब हर एक तरीके के हीमोग्लोबिन हीमोफिलिया में अलग अलग तरीके के फैक्टर जो हैं वो म्यूटेट हो रहे हैं। जैसे कि हीमोफिलिया ए में फैक्टर 8 जो है वो नहीं प्रेजेंट, हीमोफिलिया बी में जो फैक्टर 9 है उसमें कुछ तो डेफिशिएंसी, और हीमोफिलिया सी में फैक्टर 11 में डेफिशिएंसी हो रखी है। तो ये सारी कंडीशन दोस्तों हीमोफिलिया की है। इन सभी कंडीशंस में जो अलग अलग जीन्स है वो म्यूटेट हो रहा है, और इसमें अगर म्यूटेशन होती है तो इस कंडीशन में क्लॉटिंग नहीं होगी। क्लॉटिंग नहीं होगी तो अगर कहीं पे भी कट वगैरह लगा तो पर्सन आरबीसी बहुत ज्यादा लॉस करेगा। तो इस कंडीशन में अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग होगी, पर्सन जो है वो कंटिन्यूसली ब्लड लॉस करता ही रहेगा। अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, फीमेल्स जो हैं वो नॉर्मली कैरियर होती है, क्योंकि फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो अगर उनका एक एक्स क्रोमोसोम म्यूटेट हो भी गया तो भी वो सर्वाइव कर जाती है। लेकिन मेल्स के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो वो ज्यादा टारगेट पे आते हैं। नेक्स्ट कंडीशन अगर हम देखें दोस्तों तो वो होती है सिकल सेल अनीमिया की कंडीशन। वंस अगेन ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इस कंडीशन में जो क्रोमोसोम नंबर 11 है उसमें जो HBB जीन है वो म्यूटेट हो जाता है। इस कंडीशन में जो बीटा चेन है, सेम मैंने आपको बोला था हीमोग्लोबिन के पास एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा चेन होती है, तो जो बीटा चेन है उसमें दोस्तों एक स्पेसिफिक म्यूटेशन आ जाता है। एक स्पेसिफिक म्यूटेशन है सिकल सेल अनीमिया में, एक स्पेसिफिक म्यूटेशन होता है। वो ये होता है कि बीटा जो चेन है वो अमाइनो एसिड्स की बनी हुई है, तो उसमें जो छठा अमाइनो एसिड होता है दोस्तों उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन अमाइनो एसिड आ सकता है। ग्लूटामिक एसिड एक अलग अमाइनो एसिड है, ये एक नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड आ जाता है, उसकी जगह वेलिन आ जाता है जो एक हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड आ जाता है। अब आप यहाँ पर एक नेगेटिवली पोलार अमाइनो एसिड को एक हाइड्रोफोबिक पोलार अमाइनो एसिड के साथ चेंज कर रहे हो। देखने में कोई बड़ी बात नहीं लगती है लेकिन असल में बहुत बड़ी बात है। प्रोटीन का जो पूरा स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो जाएगा इसकी वजह से। ये कंडीशन भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। कहने का मतलब है अगर दोनों क्रोमोसोम में म्यूटेशन है तभी यहाँ पर पर्सन को डिजीज होगी। अगर कोई भी एक क्रोमोसोम म्यूटेटेड है तो उस कंडीशन में पर्सन जो है वो कैरियर हो जाएगा। जैसे इस कंडीशन में एक क्रोमोसोम म्यूटेटेड है, एक नॉर्मल है, तो वो कैरियर होगा। दोनों क्रोमोसोम अगर म्यूटेटेड है तो इस कंडीशन में पर्सन जो है वो सिकल सेल अनीमिया के साथ आएगा। सिकल सेल एनीमिया में इस चेंजेस की वजह से होता क्या है, जो आपका आरबीसी है वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता है, वो सिकल शेप हो जाता है, यू कैन चेक इट आउट हियर, और वो कम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर पाता है बिकॉज उसकी जो बीटा चेन है वो ठीक से प्रेजेंट नहीं है। बीटा चेन प्रेजेंट नहीं है तो वो ऑक्सीजन को ठीक से कैरी नहीं कर पाएगी। जो नॉर्मली हीमोग्लोबिन और आरबीसी की जो नॉर्मली जीवन होता है 120 दिन का, वो रिड्यूस हो जाएगा 10 से 20 दिन तक। तो 120 दिन तक जहां पे आरबीसी जिंदा रहता है वो 120 दिन तक जिंदा ही नहीं रह पाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन रहती है। ये सारे दोस्तों टाइप थे जो मैंने आपको बताए अनीमिया के। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये ज्यादातर कंडीशंस में यही देखी जाती है, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्टार मार्क किया है। फिर यहाँ पर आती है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया। क्रॉनिक डिजीज की वजह से भी अनीमिया हो सकती है कि कोई और डिजीज है आपको और उसकी वजह से आपको अनीमिया हो रहा है। सो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरे साथ बंसल बायोलॉजी पे पढ़ना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं बंसल बायोलॉजी ऐप को। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी इन दिस सेशन। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।